ऑलराइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा, स्टार्ट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मेटल्स से। ठीक है भाई, मेटल्स से हम स्टार्ट लेते हैं आज की क्लास का। और हेयर वी हैव सम एमसीक्यूज जो कि मेटल्स में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि मेटल्स का टॉपिक पढ़ाने का आपको एंड में ये है कि मेटल्स के एमसीक्यूज बहुत आते हैं पेपर में। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई वी हैव स्टडीड मेटालिक बॉन्डिंग in covalent bonding wala chapter, and then we studied metals in periodic table like group 1 and transition metals, and then we do metals chapter as well, जो कि बिल्कुल ही अलग था, है ना भाई। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह से अलग अलग जगह पर मेटल्स मौजूद है, जिसकी वजह से मेटल पेपर में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, फॉर सपोज मेटालिक बॉन्डिंग से एक एमसीक्यू आ गया, पीरियोडिक टेबल से अगर 2 से 3 एमसीक्यूज आ गए, और मेटल्स के चैप्टर से 2 से 3 एमसीक्यूज आ गए, तो इस तरह से मिला के 5 6 7 एमसीक्यूज तो वैसे ही बन जाएंगे इस चैप्टर से, या इन 3 चैप्टर से। तो इसके अंदर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी, मेटल्स के चैप्टर की। तो मेरे पास कुछ एमसीक्यूज हैं उसके, तो हम उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू नंबर 55, और दिस एमसीक्यू इज अबाउट व्हाट, विच एलिमेंट इज सोडियम। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आपके पास एलिमेंट सोडियम है। सो होपफुली आपको ये बात पता होगी that if you talk about sodium, so sodium comes from group 1 which is alkali metals। और alkali metals की सबसे important बात ये है कि they are soft metals, they kept in oils, right? They can be cut by knife, they have low melting point and they have low densities as well। So ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैं ग्रुप 1 वाले की, जो कि स्पेसिफिक टू ग्रुप 1 है, जो कि आपने याद रखनी है। लो डेंसिटी इतनी लो होती है दैट इट इज लाइक ब्लो वाटर ना, ब्लो वाटर की डेंसिटी, जो वाटर की डेंसिटी है वो 1 है, उससे भी कम इनकी डेंसिटी होती है। और ये जो है फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अगर पता होगा तो साफ आंसर नजर आ रहा है डी। लो मेल्टिंग पॉइंट भी है, एंड दे आर डेफिनेटली मेटल्स, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। ठीक है ना, सी तो किसी हाल में नहीं हो सकता, बिकॉज मेटल्स मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा ही गुड कंडक्टर रहे हैं मेटल के। और ये दोनों इस इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये दोनों इसलिए आंसर नहीं हो सकते क्योंकि दे हैव हाई डेंसिटीज, और ये ट्रांजिशन मेटल होंगे यकीनन, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और डेंसिटी भी हाई है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एलॉयज का टॉपिक बड़ा पेपर में जज किया जाता है, तो उसके लिए आप अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय हमारे सिलेबस में वी नो दिस के एक ब्रास भी है जो कि कॉपर और जिंक का एलॉय है। एलॉय हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील जो है हमारे पास, स्टेनलेस स्टील के अंदर आपके पास सिचुएशन ये है कि क्रोमियम होता है, निकल होता है, कार्बन होता है, एंड मेन जो होता है आपके पास होता है वो आयरन होता है। तो ये दो मेटल्स की आपको लाजमी लाजमी, दो एलॉयज की लाजमी लाजमी आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि एलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मिक्सचर होते हैं। एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर बच्चे जो है इस बात को याद नहीं रख पाते। दीज आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड सम टाइम देयर वुड बी अ नॉन मेटल एज वेल, लाइक इन स्टेनलेस स्टील यू कैन सी दिस, देयर इज अ कार्बन, राइट। तो बच्चों ये बात लाजमी लाजमी आपने याद रखनी है। और साथ साथ जब कोई चीज मिक्सचर होती है ना, तो मिक्सचर जिस चीज का बना हुआ होता है, लाइक अब मिक्सचर बना हुआ है किसका भाई? मेटल का। और तो मेटल्स का अगर मिक्सचर है तो उसके अंदर मेटल्स की ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी, लाइक मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, सो इट इज डेफिनेटली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से फॉर सपोज अगर आपके पास मिक्सचर मैं आपको दे दूं, आपको मैं एक मुट्ठी में जो है क्या नाम है मिट्टी भर दूं, और एक मुट्ठी मैं उसमें नमक डाल दूं, और मैं वो मिक्सचर मिक्स करके आपके आगे कर दूं। अगर आप फॉर सपोज उस मिट्टी को चखेंगे, टेस्ट करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल टेस्ट, वहां पर आपके पास सॉल्टिश टेस्ट लाजमी आएगा, है ना भाई। सो एक सॉल्टिश सा टेस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें नमक मौजूद है। सो देयर इज अ सोडियम क्लोराइड ओवर देयर, तो व्हेन देयर इज सोडियम क्लोराइड ओवर देयर, डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज उस मिक्सचर में आएंगी। तो मिक्सचर जो होता है ना, उसके अंदर जो चीज का मिक्सचर होता है उसकी प्रॉपर्टीज उसमें लाजमी आती हैं। जैसे फॉर सपोज अभी फिलहाल हमारा जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इसके अंदर आप देखें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही कलरलेस हैं। जब दोनों ही गैसेस कलरलेस हैं, तो हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है उसमें जो एयर है वो कलरलेस ही हमें नजर आती है, क्योंकि मिक्सचर जो गैसेस का है वो दोनों ही कलरलेस है। फॉर सपोज अगर हमारे एयर के अंदर क्लोरीन कंटेंट या फ्लोरीन कंटेंट होता 15-20%, सो डेफिनेटली हमें ये एयर जो है वाइट नजर ना आती या कलरलेस नजर ना आती, तो ये मिक्सचर हमें कहीं समवेयर येलो ग्रीन सा नजर आ रहा होता। सो वट एवर द कॉन्टेंट ऑफ मिक्सचर, वो उसका इम्पैक्ट मिक्सचर में जरूर होता है।
खैर ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। ब्रास इज एन अलॉय, विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रास इज करेक्ट? सो डेफिनेटली ब्रास एक मिक्सचर है, सो कंपाउंड तो ये नहीं हो सकता। दे आर सेइंग दैट इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड। तो भाई कंपाउंड तो नहीं होता, ये मिक्सचर होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये कह रहे हैं इट कंटेन पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। सो व्हेन दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, सो मेटल्स का स्ट्रक्चर यू मस्ट रिमेंबर कि उसके अंदर पॉजिटिव आइंस होते हैं एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव आइंस का कोई सीन नहीं है इसमें। So this is also that you need to keep remember, and the only answer right now over here is C of electrons, यानी कि delocalized electrons metals में मौजूद होते हैं। And this is a mixture of metals, so सारे metals में electrons होते हैं, तो the right answer for this MCQ would be definitely A। इसके साथ साथ जब आप एलॉय की बात करते हैं तो एलॉय बनाने का रीजन भी आपके पास एक ये है कि आप एलॉय बनाते क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि जो मेटल्स होते हैं दे आर अ गुड मैलेबल, राइट, वो दे कैन बी रीशेप इजीली। तो हम आमतौर पे मेटल्स को एलॉयज में कन्वर्ट स्ट्रेंथ की वजह से करते हैं। हम उनको मेटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से उनको मेटल एलॉयज में कन्वर्ट करते हैं। और वो हम कैसे करते हैं? बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स। एटॉमिक साइज के डिफरेंस की वजह से हम जब एटम्स को मिक्स करते हैं तो देयर वुड बी नो मोर स्लाइडिंग। जब वहां स्लाइडिंग नहीं हो पाती तो वो एक दूसरे पर जब स्लाइड नहीं कर सकते तो वो दे आर गोइंग टू बी लेस मेलेबल ना, तो इसलिए वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो अगर फॉर सपोज ये एक एटॉमिक साइज है और एक ये एटॉमिक साइज है, तो ड्यू टू द डिफरेंट एटॉमिक साइज ये आपके पास स्लाइडिंग नहीं होती। सेम एज इट इज व्हाट इज रेडियस बच्चों? रेडियस क्या होता है? सेंटर से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो इफ द साइज इज चेंजिंग डेफिनेटली द रेडियस इज ऑल्सो चेंजिंग। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि अगर एग्जामिनर ने रेडियस लिखा है या एटॉमिक साइज लिखा है, दे आर द सेम थिंग्स। सो ओवर हियर दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट? they are asking alloy are usually harder than metals from which they are made, which difference between metals explain the greater hardness of alloy? कि भाई क्यों उनके अंदर हार्डनेस का डिफरेंस होता है? ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स दे कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, द लेयर्स आर नो मोर गोइंग टू स्लाइड ओवर ईच अदर। अब एटॉमिक साइज नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, हमारे पास रीजन देने के लिए क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है, तो दैट वुड बी द राइट आंसर, ए। राइट बच्चों, समझ में आ रही है बात? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं तो एक और स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास यहाँ एलॉय का सीन मौजूद है, और यहाँ पर ये बात कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी लगा दिया। देखें यहाँ पर डिफरेंट साइज है, यहाँ पर डिफरेंट साइज है, तो ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स नाउ देयर वुड बी नो मोर स्लाइडिंग। तो डेफिनेटली ये एलॉय है। what they are asking for, the diagram shows the structure of brass. Why is brass harder than the pure copper? ये pure copper से क्यों ज्यादा आप देख सकते हैं कि harder है? These are the copper layers, right? ये copper atoms की layers हैं। आप देखें अभी जो copper atoms की layer है, अगर ये पूरी layer होती तो they can slide over each other easily for suppose ना, लेकिन ये वाला जो atom है, इस एटम की इंटरफेरेंस की वजह से नाउ 2 और 3 स्लाइड्स जो हैं आपके पास, वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स जो हैं वो स्लाइड नहीं हो सकती इस वजह से, क्योंकि आपके ये इस एटम ने स्लाइडिंग रोक ली है, तो ये स्ट्रांग हो गया है। सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग अबाउट आंसर्स। द जिंक एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। भाई दोनों ही मेटल्स हैं तो मिक्सचर है, किसी तरह का बॉन्ड तो इसमें होगा नहीं। द जिंक एटम प्रिवेंट लेयर्स ऑफ कॉपर एटम्स फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट कि जो जिंक के एटम हैं बड़े साइज के, उन्होंने कॉपर के एटम्स की जो लेयर्स हैं उनको स्लाइड होने से बचा लिया है। सो बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। The zinc atom prevents the sea of delocalized electron moving freely। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ही मूव करेंगे। जिंक एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन कॉपर। ये भी कोई मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात केमिकल प्रॉपर्टी में की जाए तो ज्यादा बेहतर है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59 sorry, 59 is about attaching a piece of magnesium to underground iron pipes can protect the iron from corrosion. Which reaction protects the iron from corrosion? Right, so क्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम आयरन की क्रोजन की बात करते हैं। आयरन की क्रोजन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आयरन इज गोइंग टू बी रस्टेड एंड इट इज गोइंग टू बी लॉस्ट, और यू कैन से दैट कि यार लॉस ऑफ मेटल है, हमारे लिए नुकसानदेह चीज है, तो हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंटिंग like we use oiling, greasing, plastic covering, and galvanization and sacrificial protection, these procedures, right? And one of the main and the most beneficial process is sacrificial protection. And what is this? It is placing a more reactive metal around the less reactive one। तो जब आप more reactive मेटल को प्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव के करीब, सो यू विल सी दिस कि यार मोर रिएक्टिव वाला रिएक्शन करेगा, लेस रिएक्टिव वाला रिएक्शन नहीं करेगा।
कहीं पर भी, चाहे आप ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, चाहे आप नहीं भी कर रहे हो, फॉर सपोज आपके पास पानी है और पानी के अंदर आपने दो मेटल्स डाल दिए, मैग्नीशियम और सोडियम, तो आप देखेंगे कि अगर पानी एक्सेस में नहीं है, फॉर सपोज पानी कम है और आपके पास मेटल्स जो हैं ज़्यादा में है, तो आप देखेंगे कि पहले रिएक्शन जो होगा वो सोडियम करेगा। हो सकता है कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ डालें तो शायद थोड़ा सा डिस्टेंस होने के से मैग्नीशियम भी रिएक्शन करना शुरू कर दे। लेकिन मैग्नीशियम रिएक्शन अगर कर भी लेगा तो रिएक्शन करने के बाद जब सोडियम उसको कंप्लीटली रिएक्शन कर लेगा, मैग्नीशियम रिएक्शन हो जाएगा, तो सोडियम अगर बचा तो वो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। उसकी वजह ये, द मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से लॉस कर सकता है। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ यू हैव टू मेटल्स टुगेदर और वन salt and one metal, so highly reactive can displace less reactive in the salt, and also if you have two metals, so the highly reactive metal is going to lose electrons first. So highly reactive metal loss, yeah, losses electrons readily. You need to keep remember this, and this is also very important for electrolysis as well when you talk about cathode. So the ion which is a positive ion can gain electrons readily if you talk about least reactive. The same situation over there as well. वहाँ less reactive electron gain कर रहा है, तो उसका मतलब more reactive electron वहाँ पर भी दे के रख रहा है। ठीक है भाई। तो when you are placing magnesium in front of iron, so definitely a magnesium is going to lose electron, and magnesium from group number 2, so it loses 2 electrons. So the right answer for this MCQ would be D. All right, everyone. So this is the sacrificial protection from rusting. So this is one of the important things that you need to keep remember. And again, the same question, which element, if attached to iron, immersed in salt water, would prevent iron from rusting or corroding? So you need to keep remember the element which is more reactive than iron can be placed over there. But remember, कहीं sodium, potassium मत रख देना बच्चों. Sodium, potassium, they are highly reactive. They can explode, right? तो वो फट जाएंगे. तो याद रखना है वो हमने यूज नहीं करना. मैक्सिमम हम मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं या हम जिंक यूज कर सकते हैं. इफ यू रिमेंबर, गैल्वेनाइजेशन में जिंक इस्तेमाल होता है. तो पहले गैल्वेनाइजेशन होती है, एंड आफ्टर दैट दैट जिंक इज यूज्ड एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एज वेल if there is a scratch on car or anything like that. तो अगर हो जाए तो फिर वो sacrificial protection भी करता है. So zinc and magnesium are more applicable. So C would be the right answer over here. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ठीक है नहीं है सोडियम पोटेशियम, तो why not अल्मोनियम? सो एल्मोनियम का आपको याद होना चाहिए कि एल्मोनियम एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर रस्टिंग होने के बाद देयर इज अ कोटिंग ऑफ एल्मोनियम ऑक्साइड ऑन इट. एल्मोनियम मेटल के खुद के ऊपर कोटिंग हो जाएगी तो एल्मोनियम ऑक्साइड बना लेगा. जब वो एल्मोनियम ऑक्साइड बना लेगा तो आप बताएं कि वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा फिर. ठीक है ना, तो वो कुछ हद तक ही प्रोटेक्ट कर सकता है जब तक लेयर आ जाए. नहीं आ रही, जब लेयर आ जाएगी तो उसके बाद फिर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी. सो दैट इज द थिंग जब हम एल्युमिनियम को यूज नहीं कर रहे हैं. Let's move on towards 61. What happens when a strip of silver is immersed in an aqueous solution of copper 2 sulfate? Again, the same thing over here. That highly reactive always displays the less reactive from the salt. है ना भाई? So over here we are placing silver matter in the copper 2 salt. So copper is more reactive than silver. So there is no use of putting silver in the copper 2 sulfate because silver is less reactive. There is no reaction, no displacement reaction. So the right answer for this MCQ would be definitely B, right? Then if you talk about 62, though this is a reaction of reactivity series, जो कि आपने पढ़कर इसकी reactivity series बनानी है. So the following facts are known about four metals P, Q, R, and S. R displaces both P and S from aqueous solutions of their ions. It means कि भाई R अगर P और S को displace कर सकता है, so definitely it is more reactive metal from P and S. P और S से ज़्यादा reactive होना चाहिए. So R is more reactive than P and S, right? After that, they are saying Q reacts with water, but R does not react with water. तो अगर कोई एलिमेंट पानी से रिएक्शन करता है तो इसका मतलब वो रिएक्टिव मेटल है भाई. तो वो रिएक्टिव मेटल है. Q कैन रिएक्ट विद वाटर, तो ये काफी रिएक्टिव है. R नहीं कर सकता, तो R इज लेस रिएक्टिव देन definitely Q. And then they are saying S does not react with acid, but P does react. So S नहीं कर सकता रिएक्शन, बट P कर सकता है. So P is more reactive than S. So ये बन गई हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज. So this is the most reactive metal and this is the least reactive metal. So according to this, देखो ये MCQs में बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है. प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग ये नहीं देखते. The question, they are asking for what is the correct order of reactivity in terms of most reactive first. ये ध्यान में रखिएगा भाई कि Q हमने पहले रखना है, तो Q, R, P and S would be the right answer. B would be the right answer. ठीक है भाई बच्चों, ये आपने याद रखना है. चलिए आगे चलते हैं. So there is one more MCQ about metals in which raw
are the element placed in the correct order of their chemical reactivity, starting with the most reactive element first. So the most reactive and the least reactive, it's quite simple. We just need to keep remember the reactivity series. So potassium, sodium, calcium, magnesium, ammonium, zinc, iron, and lead is not in our syllabus right now. So copper, silver, and gold. And if you want to place hydrogen over here, you can. If you want to place carbon over here, you can. So these are the reactivity series elements over here. So the most reactive definitely silver तो नहीं हो सकता. Magnesium और calcium में हमारे पास calcium is the most reactive, and then magnesium and then silver. So the right answer for this MCQ would be A. कोशिश किया करें कि पहले आप जो है पहले ये कोशिश किया करें कि आप लोग सबसे पहले ना 4 में से 2 एमसीक्यूज को तो आप ऑप्शन को बिल्कुल उड़ा दें, क्योंकि 2 बिल्कुल ही गलत होते हैं। देखें, सिल्वर इज नॉट हाईली रिएक्टिव मेटल ना, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सबको ही होती है ये वाली ना, तो ये पहले ही उड़ा दिया करो ये वाले 2 एमसीक्यूज की तरफ, ताकि बार बार नजर ना जाए, इसको पहले ही हटा दो। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64. Which pair of metals are not oxidized when added to water? And we know this, that not oxidized means there is no reaction. So when there is no reaction, it's only possible when you talk about least reactive metals. So silver and copper are the least reactive metals. अब जैसे फॉर सपोज आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, तो आपने बोला यार पोटेशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो 3 वाला तो लाजमी लाजमी रिएक्शन करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये वाले 2 तो आंसर हो ही नहीं सकते, इसको पहली फुर्सत में हटा दो, ताकि अगर फॉर सपोज आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं भी है और आप फॉर सपोज तुक्का लगा रहे हो टाइम ना होने की वजह से, आप इसको नहीं दे पा रहे टाइम, तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट आपके पास तुक्का लगाने के अंदर जो राइट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है वो तो 50% हो। बगैर पढ़े तुक्का लगा दोगे, मतलब एक कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा रहे हो सही से और तुक्का लगा रहे हो, तो फिर 100% में से मतलब अगर 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो 25% प्रोबेबिलिटी है आपके राइट आंसर होने की। तो बेहतर ये है कि पहले आप आइडेंटिफाई कर लो एक कॉन्सेप्ट और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ो। सो एक कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में हमेशा आसानी होता है, तो वो बड़ा आराम से हम उसमें से 2 एमसीक्यूज के ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 65, आगे चलते हैं। मेटल एम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम एक्वस कॉपर टू सल्फेट। देखो एम जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसका मतलब इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बट विल नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन टू सल्फेट। आयरन को नहीं कर सकता, तो इट मस्ट बी लेस देन आयरन इन रिएक्टिविटी सीरीज। एम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ कार्बन, यानी कि कार्बन से हीटिंग है, तो ये एल्युमिनियम से भी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। सो एम कैन डिस्प्लेस कॉपर, तो भाई देखो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो फिर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो आयरन से नीचे है। ठीक है। और क्योंकि इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्बन, तो ये कार्बन से नीचे है। और चौथा एलिमेंट इन्होंने सोडियम दिया हुआ, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो हर हाल में ऊपर ही होगा। सो दिस वुड बी द रिएक्टिविटी सीरीज इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल बच्चों। सो क्या राइट आंसर हुआ? देखो मोस्ट रिएक्टिव वाले को अगर मैं सिर्फ देखूं तो आंसर सी या डी हो सकता है, तो हर हाल में ए और बी उड़ा दो, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद दिस वुड बी द राइट आंसर डेफिनेटली, कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है इस वक्त इस कंडीशन में। देन क्वेश्चन नंबर 66, हियर वी हैव द पोजीशन ऑफ मेटल एम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आप देख सकते हैं कि ये कहाँ है, मैं ये रहा। तो एल्युमिनियम से पहले तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मॉल्टन ओर, याद रखिएगा मॉल्टन ओर। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट होगा, ये पहली इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो हर हाल में आपके पास सी और डी तो हो गए रॉन्ग, 2 तो कट गए, अब बचे सिर्फ 2। तो वी नो दिस के यार एक तो इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, एंड सेकंड आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि यार मॉल्टन सॉल्ट होता है, अगर हम एक्वस यूज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। ठीक है ना। इतनी बारीकियों से हर बच्चा तो याद नहीं करता ना, बहुत सारे बच्चे बेचारे नहीं कैच कर पाते हर चीज को प्रॉपर्ली ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। सो उसके लिए आसानी ये है कि आप पहले जो बिल्कुल रॉन्ग है उसको आप रिमूव कर दो, ताकि हमारा थोड़ा सा जो है टाइम भी सेव हो और हमारे पास ऑप्शन 2 ही रह जाए, तो हो सकता है कोई चीज क्लिक कर जाए ऑन दैट स्पॉट, तो फौरन से सही राइट आंसर लगा दो। सही है। चलो अब चलते हैं 67 की तरफ। सब्सटेंस पी रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस गैस, द गैस रिड्यूस सब्सटेंस क्यू। अब देखो हमारे पास एक तो गैस जो रिड्यूस कर सके, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने सिर्फ हाइड्रोजन को पढ़ा है। यू नीड टू कीप रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, दीज आर द एलिमेंट्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और reduced by electrolysis of their molten ore और oxides, and then after this के मेजल के बाद जो आपके पास जिंक, आयरन और फोर सपोज लेड है, तो लेड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये वाले जो हैं
आपके पास कार्बन से डिस्प्लेस हो सकते हैं। एंड आफ्टर दिस वी हैव कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड एट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो दे कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन एज वेल। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन से डिस्प्लेस ये वाले हो सकते हैं, ये तीन। सो द ओनली गैस विच कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड्स या मेटल्स के सॉल्ट्स को, तो दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो वही ये काम कर सकती है। और हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, वी नो दिस, कि जब हम कोई मेटल एसिड में डालेंगे, वैसे भी उसने मेटल ही दिए हुए पी पे, तो हमें इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। मेटल और एसिड मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस बच्चों, के लीस्ट रिएक्टिव मेटल तो एसिड से रिएक्शन भी नहीं करते ना, तो ये वाले तो रिएक्शन करते ही नहीं है, इनके मैं रिएक्शन करा नहीं सकता, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो डेफिनेटली इनके बीच में कहीं रिएक्शन होगा और गैस बनेगी, और वो इनमें से किसी एलिमेंट को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर। सही है। लेड हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपको काट सकते हैं। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता। बचा कौन, जिंक और मैग्नीशियम, दे कैन रिएक्ट। एंड आफ्टर दिस व्हेन यू आर हैविंग हाइड्रोजन गैस टू बी प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस कैन ओनली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स or from oxides of these salt or these metals. So copper oxide can be only reduced by hydrogen. Zinc is more reactive than hydrogen, वो reduce नहीं हो सकता। तो the right answer for this MCQ would be D. ठीक है भाई। तो पहली फुर्सत में जो दो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शंस हैं उसको पहली फुर्सत में आप हटाइए। This is the only option you have to solve MCQs quickly. Then 68 is iron is extracted from hematite ore in the blast furnace. All right. They are asking which other raw material is added in extraction. This is the direct question. इसके अंदर कुछ काटने पूछने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है बच्चों। So raw materials जो हमने यूज किए हैं, you need to keep remembers कौन कौन से किए थे, मैंने आपको बताया थे। We have 4 raw materials: coke for burning, and limestone for the removal of sand or acidic impurities, and hematite for what, this is actually ore, it's providing iron, and we are extracting iron from it from actually, and then air or oxygen for combustion. So these are the four raw materials that we are adding over here. So definitely the right answer is limestone, which is calcium carbonate. So ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसमें तो कुछ सीन ही नहीं है ना, डायरेक्ट आंसर है ये। सो ये इसमें परेशानी आप लोग ये लगा सकते हो शायद गलत आंसर, क्योंकि आमतौर पे बच्चे इसी में परेशान होते हैं। जैसे एल्मोनियम ऑक्साइड की ओर बेटे, बॉक्साइड प्रेशर की वजह से शायद उस वक्त याद नहीं आ रहा होता, बढ़िया ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम की है, ये ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल नहीं होती। एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर बेटे, आपके यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है इस पूरे प्रोसेस में, ये आपने याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर दो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कार्बन एंड एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपने याद रखना है। साथ साथ यहाँ से आपके पास स्लैग हासिल होता है, यहाँ से आपके पास लिक्विड आयरन हासिल होता है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, दिस इज द पासिंग ऑफ एयर, एक्चुअल रिएक्शन यहाँ हो रहा होता है। और इसकी सारी इक्वेशंस याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आता है, कंबशन ऑफ इक्वेशन कौन सी है, रिडक्शन कौन सी है, ये सब डायरेक्ट पूछता है वो, तो ये अच्छे से याद करके जाइएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये एमसीक्यूज के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 69 अगेन, द rusting process. Which diagram correctly illustrate the condition necessary for rusting and of iron and also the metal that can be used to prevent that? पहले कह रहा है कि रस्टिंग की कंडीशन बताओ, और उसके बाद कह रहा है कि उसकी प्रिवेंशन भी बताओ। सो यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर कि बारिशों में और जो ये सीजन होते हैं इसमें रस्टिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ड्राई डेज। तो रस्टिंग के लिए मस्ट चीज जो आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन के साथ वाटर, ये दोनों चीजें होना जरूरी हैं, इसके बगैर रस्टिंग होगी नहीं। सो अगेन देखो, सिर्फ ऑक्सीजन में रस्टिंग नहीं हो सकती, तो दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। तो दिस कैन बी द राइट आंसर, दिस कैन बी द राइट आंसर। चार में से दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। नाउ वी नो दिस, इफ यू हैव अ सेकंड इन्फॉर्मेशन, मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप राइट आंसर निकाल सकते हो। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है राइट नाउ वो प्रिवेंट बाय सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन यू नीड टू नो दिस कि मोर रिएक्टिव कैन सेव दिस, राइट। तो मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, और सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा इजीली अगर आपको सेकंड कॉन्सेप्ट है। So this is the way to solve MCQs. Then again, one more MCQ from Alloys. They're asking, an alloy of aluminum is used to construct aircrafts, and why is the pure aluminum never used? And we know this. Pure elements or pure metals are good malleable, so we cannot use that, right? हम उसको use ही नहीं कर सकते. So D would be the right answer. Pure aluminum is too malleable. वो आराम से आपके पास क्या हो सकता है, रीशेप हो सकता है, इवन कि वो हमारी पावर से भी हो सकता है। अगर आपके पास मैं एल्युमिनियम की रॉड दूं, सो अगर वो बहुत मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट बोर्ड वगैरह जो आपके स्कूल वगैरह में यूज होते हैं, उसके साइड में एल्युमिनियम की एक वो लगी हुई होती है, जो कवरिंग लगी हुई होती है, तो उस कवरिंग को आप आराम से मोड़ देते हो। अगर कभी आपने देखा हो किसी कारपेंटर को काम करते हुए, तो वो आराम से उसको जो है क्या कर देता है, उसको रीशेप कर देता है।
हाँ, वो जितनी ज्यादा उसकी लेयर मोटी होती चली जाएगी डेफिनेटली वो उतना डिफिकल्ट होता जाएगा हमारे लिए, इंसान के लिए उसको माउल मतलब हिलाना जुलाना, लेकिन वो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अगर हम बंदे को हटा के मशीन की बात करें या प्रेशर्स की बात करें तो वो आराम से हो सकता है स्टिल। खैर, द डायग्राम शोज द apparatus दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम वाली एक्सट्रैक्शन है भाई, इसके लिए आपने याद रखना है दीज आर कार्बन एनोड्स, ये आपने याद रखना है, जो कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इस्तेमाल भी हो जाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ये आपने याद रखना है। ये आपके पास कैथोड है जो कि नीचे मौजूद होता है, यू नीड टू कीप रिमेंबर। ये आपके पास प्योर एल्युमिनियम आपके पास आ गया है लिक्विड फॉर्म में, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। और दिस इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपके पास बॉक्साइड और यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रायोलाइट होती है। और क्रायोलाइट का पर्पस होता है इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व एल्युमिनियम ऑक्साइड इन इट, और मेल्टिंग पॉइंट या पैसे बचाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट यहाँ पर तो एल्युमिनियम बन गई है, एनोड पे जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है ऑक्सीजन, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद कार्बन और कार्बन फिर कंज्यूम होता है, तो वी नीड टू रिप्लेस कार्बन एनोड्स एज वेल। आगे एक एमसीक्यू आएगा उसके लिए बता रहा हूँ। ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड याद होनी चाहिए। सो दे आर आस्किंग व्हाट आर द जे के एंड एल। जे के और एल में क्या क्या चीजें हैं, तो जे आर कार्बन एनोड्स, एनोड्स आर क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव आर एनोड, पॉजिटिव इज एनोड ना, तो पॉजिटिव इज एनोड है, तो इसका मतलब ये है कि सी और डी में से राइट आंसर हो सकता है, ए और बी तो काट दो। फिर कंपोजिशन वी नीड टू कीप रिमेंबर, सेकंड ऑप्शन अगर आपके पास है, अगर आपको सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि दिस मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट, सो दैट्स द राइट थिंग जो कि आपको फौरन से क्लिक करनी चाहिए। और दिस इज एल्युमिनियम व्हिच इज कलेक्टिंग एट द बॉटम ड्यू टू द कैथोड, जो कि नीचे है। ठीक है भाई, सो द राइट आंसर फॉर दिस आंसर वुड बी डी। देखो मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ, दो गलत आंसर निकाल दो लाजमी, तो इससे आपको आसानी होगी। Again, about extraction of aluminum, the diagram shows the apparatus needed to extract aluminum from aluminum oxide. Which statement about this process is correct? अब द इलेक्ट्रोलाइट इज सॉलिड मिक्सचर। भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वी नो दिस, अगर वो सॉलिड होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। देन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर आपको याद हो तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द इक्वेशन फॉर रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपके पास एनोड होता है, एनोड पे नेगेटिव आइंस जाते हैं, पॉजिटिव आइंस नहीं जाते हैं। इवन इक्वेशन सही लिखी हुई है, इसकी वजह से बच्चे सी आंसर लगा देते हैं। एंड द पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड्स लॉस मास ड्यूरिंग प्रोसेस। ये देखें आप, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको पीछे बताई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो ये आपने अच्छे से याद करके जानी है। And after that, question number 73 is here. Aluminum is higher than copper in the reactivity series, so the following displacement reaction should be feasible. ये reaction हो सकता है. The reaction does not take place at room temperature. Room temperature पे ये reaction नहीं हो रहा है. What is the reason behind this? So क्या reason हो सकता है इसका भाई? Aluminum has inert coating of it. मैंने आपको बताया कि aluminum oxidize होकर उसके ऊपर इसकी कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। द कंपाउंड एल्युमिनियम सल्फेट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई बात नहीं है भाई। रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ये कोई रीजन नहीं है। रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होते हैं दे आर मोर फीजिबल ना, वो आराम से हो जाते हैं। द रिएक्शन नीड्स टू बी वार्म टू टेक प्लेस, वार्म करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें इसकी जो लेयर है इसको स्क्रैच आउट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा बाय सैंड पेपर, देन देयर इज एल्युमिनियम इनसाइड व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक now interact with the water or whatever acid you have, then the reaction is going to be started. जब तक आप एल्युमिनियम को इंट्रैक्ट नहीं कराओगे तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड इनर्ट होती है उसकी लेयर, तो डेफिनेटली रिएक्शन नहीं होगा। सो ए वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट बच्चों, बात समझ में आती है? ये हो गया आपके पास, एंड दीज आर द मेटल्स के एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज थे मेटल से रिलेटेड भाई, जो मैंने आप लोग के लिए निकाले थे। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी का भी कोई सवाल है सो यू कैन आस्क। जी बच्चों, आप लोगों का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। नो क्वेश्चंस, माशाल्लाह। चलिए भाई, तो फिर हम कर लेते हैं क्लास इस वाले को एंड।